वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक वीडियो लेके। तो मैं आपको बता दूँ कि ज्योग्राफी बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहती है। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ज्योग्राफी वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, पर हम आज ज़रा समझने वाले हैं इंडिया का मैप। इंडिया के मैप से हर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और बच्चे वो फैक्ट रखते रहते हैं और उनको याद रहते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? ऐसा इसलिए होता है कि हम फैक्ट पे फोकस कर रहे हैं। हमने कभी इंडिया का मैप बहुत अच्छे से समझा ही नहीं, और ना हमें किसी ने समझाया, क्योंकि हमें तो लूसेंट की आदत पड़ी हुई है। इस वजह से पेपर में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडिया का मैप। क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल यहाँ से पूछे जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें समझने की आवश्यकता है जो हमारे पेपर में काम आएंगी। समय मैं ख़राब नहीं करूँगा कि भाई आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, आपको पसंद आएगा तो आप खुद ही करोगे। खैर, समय बचाते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इंडिया के मैप को। देखिए दोस्तों, इंडिया का जो मैप है, तो इंडिया के मैप को आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है बोर्ड पर आपके सामने। सबसे पहले जरा समझते हैं इंडिया का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड्स, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड्स। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब समझेंगे। कुल मिला के ये अर्थ का ग्लोब है। इस अर्थ के ग्लोब पर बिल्कुल सेंटर में एक हमने इमेजिनरी लाइन खींची, इसको हमने कहा इक्वेटर। तो इस तरीके से जो काल्पनिक रेखाएं हमने अर्थ पर खींची हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश, लैटिट्यूड्स। और जो इस तरीके से पोल्स के अराउंड करके हमने खींची हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो इंडिया कहीं ना कहीं किसी न किसी लैटिट्यूड से तो शुरू होगा और कहीं ना कहीं तो खत्म होगा। तो इसको हम बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। और किसी लैटिट्यूड से शुरू होकर किसी लैटिट्यूड पे खत्म होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका अक्षांशीय विस्तार। और लॉन्गिट्यूडनल भी सेम इसी तरीके से होने वाला है, देशांतर के प्रोस्पेक्ट में। तो इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री और 4 मिनट यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि 8 डिग्री 4 मिनट की जगह पे 6 डिग्री 4 मिनट। बच्चे कंफ्यूज, यार ये 8 है कि 4 है या 6 है? तो ध्यान से समझना, ये हमारी मुख्य भूमि है, यहाँ से लेके और ऊपर नॉर्थ तक। तो हमारा जो मेन लैंड, जो मुख्य भूमि का हमारा अक्षांशीय विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन यहाँ बंगाल की खाड़ी में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पड़ते हैं। तो इनका जो सबसे साउदर्न जो दक्षिणी पॉइंट है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आपका 6 डिग्री और 4 मिनट से। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार, आपसे वो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपने बहुत ध्यान से एक बार ऑप्शंस को देखना है। यदि ऑप्शंस में 8 डिग्री 4 मिनट है, तो यहाँ से शुरू करके 37 डिग्री 6 मिनट तक। यदि ये नहीं है तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और यदि वो आपसे पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप स्टार्ट करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी प्रकार से भारत का जो देशांतरीय विस्तार मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है, तो वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? इस तरीके से वेस्ट में 68 डिग्री और 7 मिनट। देशांतर लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी, फिर समझेंगे इसको। और यहाँ से लेके कहाँ तक जाता है? 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इनके बीच में है। ये लगभग कितना हो गया? 30 डिग्री। और देशांतर का जो 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो 30 डिग्री बराबर कितने मिनट हो गए? 3 चौक 12, 120 मिनट। इट मीन्स भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, इन दोनों के समय में कितना अंतर होगा? 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सबका जो टाइम है एक सेम स्टैंडर्ड से नापना है। तो हमने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए बिल्कुल भारत के यहाँ से सेंटर से कितना 82.5 डिग्री से भारत की मानक समय रेखा खींच दी, इस तरीके से करके।
अब आप देखेंगे कि टोटल 30 डिग्री का हमारा विस्तार है और 82.5 पे हमने ये मानक समय रेखा खींची है, तो 15 डिग्री मतलब 15 चौका 60, 1 घंटा तो हमने इधर एडजस्ट कर दिया और 15 चौका 60, 1 घंटा हमने इधर एडजस्ट कर दिया। तो हम जो भारत का समय नापते हैं 82.5 डिग्री से नापते हैं, ठीक है। और बाकी इसको आगे जाके हम लोग समझेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद भारत के आसपास कौन कौन से कंट्रीज हैं, किन किन देशों के साथ में हमारा स्थलीय बॉर्डर लगता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं लोकेट करता हुआ चल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे मेरे साथ। भारत की स्थलीय सीमा, अगर हम चारों तरफ की बात करें, स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ, लैंड बॉर्डर, तो 7 कंट्रीज के साथ में कनेक्ट होता है। वो कौन कौन से 7 कंट्रीज हैं जरा देखें। यहाँ पर नंबर 1 नेपाल, इसके बाद नंबर 2 भूटान, फिर नंबर 3 म्यांमार, यहाँ पर नंबर 4 बांग्लादेश और नंबर 5 चाइना, ये पूरी चाइना की टेरिटरी है। इसके बाद नंबर 6 पाकिस्तान और नंबर 7 यहाँ पर हो गया अफगानिस्तान। तो जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो अफगानिस्तान का बॉर्डर पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो है, वहां पर लगभग 106 किलोमीटर टच करता है। और भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ में है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, नंबर 1 बांग्लादेश, इसके बाद इससे छोटी किसके साथ है, नंबर 2 चाइना, और फिर उससे छोटी किसके साथ में है, यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान, और सबसे छोटी अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे डूरंड लाइन कई बार पूछता है, अफगानिस्तान के साथ ही बॉर्डर है, आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे इसको। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपसे पेपर में पूछता है भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका बॉर्डर 3 देशों के साथ में लगता है। आप मेरे साथ में इंडिया के मैप को देखें तो ये जो इंडिया का स्टेट है, दिस इज सिक्किम। सिक्किम के इधर ईस्ट में हो गया भूटान, और इधर आपका वेस्ट में हो गया नेपाल, और ऊपर हो गया चाइना। तो सीधी सी बात है, जो सिक्किम भारत का राज्य है उसकी जो सीमा है वो 3 देशों के साथ में लगती है। सिक्किम की राजधानी आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। ऐसे कैपिटल्स आपको मैप में ही याद होंगी, रट के कभी याद नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, भारत का वो कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, या 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है। तो जरा मेरे साथ ध्यान से समझें। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो भारत का स्टेट है, दिस इज त्रिपुरा। क्या नाम है इसका, त्रिपुरा। और ये 3 तरफ से आप देखेंगे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इस रेखा को, बॉर्डर को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा। तो 0 डिग्री रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा का जो बॉर्डर बनाती है उसको कहा जाता है। बाकी इंडिया के बॉर्डर्स पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, रेड क्लिफ क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, एलओसी क्या है, कब बनी, मैकमोहन क्या है, डूरंट क्या है, ठीक है, सबके ऊपर हम सेपरेट बात करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, यदि हम इंडिया के अंदर की बात करें तो भारत की इधर ईस्ट से लेके और वेस्ट तक, या वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो टोटल लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और जो नॉर्थ टू साउथ हमारी टोटल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। इसके बाद इंडिया ने 2 कॉरिडोर डेवलप किए हैं, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, रोड से कनेक्ट करने के लिए कि इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक रोड की कनेक्टिविटी बनी रहे। इससे हमारी इंडस्ट्रीज में भी इजी रहेगी और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा। तो हमारा पहला जो कॉरिडोर है दैट इज ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। ये ईस्ट कॉरिडोर शुरू होता है असम के सिलचर से और ये जाता है गुजरात के पोरबंदर तक। तो हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है असम के सिलचर से लेके गुजरात के पोरबंदर तक। और जो हमारा दूसरा कॉरिडोर है नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ में श्रीनगर से लेके और ये कहां तक जाता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। अब ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में क्रॉस करेंगे। तो ये दोनों आपस में कहां पे क्रॉस करते हैं, झांसी। झांसी कहां पर है, उत्तर प्रदेश। और यहां से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लग जाता है मध्य प्रदेश के साथ में। उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। तो सोनभद्र के बारे में एक डेटा आप कलेक्ट करना और कमेंट करके मेरे को बताना कि सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक स्टेट के साथ टच करती है। आपसे पेपर में पूछ सकता है, कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे। चलिए खैर, इसके बाद दोस्तों हम ध्यान से यदि देखें तो ये भारत का जो ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी भारत। यहाँ पर कुल 7 राज्य, टोटल 7 स्टेट्स हैं। इन 7 स्टेट्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। इन 7 सिस्टर्स से आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे भारत के ईस्ट के इधर कौन सा राज्य है, म्यांमार। तो भारत का बॉर्डर म्यांमार के साथ ही लगता है। म्यांमार आपको बता दूं 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया था 1937 में। इसके पहले यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिशर्स यहीं से ड्राइव किया करते थे। तो इस म्यांमार के साथ में भारत के कितने स्टेट्स हैं जो बॉर्डर बनाते हैं, इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। कोड मैंने लिखा हुआ है अरुणामानी। अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना मतलब नागालैंड, मा मतलब मणिपुर, नी मतलब मिजोरम। तो ये 4 स्टेट नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है इनका। क्या पता क्रम में लगवा ले आपसे पेपर में, क्या पता बॉर्डर पूछ ले। ठीक, ये 4 के 4 हमारे स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं इसके साथ में, म्यांमार के साथ में। अब जब हमने ये बॉर्डर याद किया है यार, हम क्यों ना इनकी कैपिटल भी यहीं पर याद कर ले, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं 7 सिस्टर्स, इनकी कैपिटल अक्सर पेपर में पूछ लेता है। तो आप देखिए कोड और बना दिया मैंने आपके लिए, इटा को एम आई। इटा मतलब ईटानगर, किसकी कैपिटल, अरुणाचल प्रदेश। को मतलब कोहिमा, किसकी कैपिटल, नागालैंड। एम मतलब इम्फॉल, किसकी कैपिटल, मणिपुर। आई मतलब आइजॉल, किसकी कैपिटल, मिजोरम। 4 कैपिटल तो याद होगी आपके यहीं पर। अब 7 सिस्टर के कितने स्टेट बचे, 3 स्टेट बचे, जरा एक बार देख लो। तो कौन, असम, असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो मेघालय तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, गारो खासी जयंता, इसीलिए मेघालय, मेघों का घर। इसके अंदर मानसून एंटर करते हैं, पर्वतों से टकराते रहते हैं, लगातार बारिश करते रहते हैं। तो इसकी कैपिटल शिलोंग, बहुत बारिश होती है। चेरापूंजी, मासेनराम, ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वर्ल्ड के। ये कहाँ पर है, मेघालय में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि असम की राजधानी शिलोंग और मासेनराम, चेरापूंजी, ये गारो खासी जयंता में से कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग, इसके बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सभी को बताएंगे। इस तरीके से आपके चीजें याद रहनी शुरू होंगी जब आप मैप के फॉर्म में पढ़ेंगे, फैक्ट रटेंगे, लूसेंट रटेंगे, जैसे कि आपको रटाया जा रहा है, तो कभी भी कल्याण नहीं होने वाला है पेपर में। ठीक है दोस्तों, आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, इंडिया का मैप भी आपको समझ में आ रहा होगा मेरे साथ। और इसके बाद मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। उस वीडियोस में भारत का जो कोस्टल रीजन है, उस कोस्टल रीजन के ऊपर फोकस करूंगा मैं। हमारे कौन कौन सा तटीय क्षेत्र है, किस किस देश के साथ लगता है, कहाँ पर क्या क्या खास बातें हैं। जैसे आपसे पेपर में पूछ लेगा, बताइए वो कौन से देश हैं जिनके साथ भारत का स्थलीय समुद्री दोनों सीमा लगती है। आपको मैप से वेरी मच क्लियर है कि या तो यहाँ पर पाकिस्तान होगा नंबर 1, दूसरा बांग्लादेश होगा, और तीसरा आपका कौन सा होगा, म्यांमार। इन 3 देशों के साथ में हमारा समुद्री बॉर्डर भी लगता है नीचे, और स्थलीय बॉर्डर भी लगता है। आप देखिए, आपसे पूछता है भारत के वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। आप केवल मैप समझिए मेरे साथ। तो यार यही तो है पाकिस्तान, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो स्टेट होंगे इंडिया के, वही तो बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले नंबर 1 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद फिर क्या आएगा आपका, पंजाब। पंजाब के बाद क्या आएगा, राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात। ये भारत के 4 स्टेट हैं जो किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, यहीं पर आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें फैला हुआ है कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गुजरात तक। तो आपसे थार के मरुस्थल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो थार का मरुस्थल जो है वो 75% इंडिया में है और 25% पाकिस्तान में है। क्यों, कहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर। भारत के कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, तो वेरी मच क्लियर, यहाँ से आप देखेंगे गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में। इन 4 स्टेट में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। तो यदि मैप आप समझेंगे, इस मैप के साथ में आप थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट और 1000 से भी ज्यादा चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपके याद भी रहने वाली हैं। इस तरीके से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, और मैं आपको एश्योर करता हूँ, देखना आपको पेपर में इससे हेल्प भी मिलेगी और चीज़ें आपके याद भी रहने वाली हैं। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं छोटी सी, इंडिया के इंट्रो की, और फिर कोस्टल की बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उत्तराखंड के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो वनडे हो चाहे पीसीएस के लिए हो, आप देखना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, पढ़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। हमारा उद्देश्य, जो बच्चे भटक जाते हैं, जो कोचिंग वाले जिन्होंने कभी आज तक कोई एग्जाम क्लियर किया ही नहीं और वो बड़े बड़े मंत्र दे रहे हैं बैठे हुए, ठीक है, या अलग अलग प्रकार के कार्यों में संलिप्त हैं,
तो बच्चों को उनके चंगुल से बचाना है। दोस्तों, कोचिंग से कभी भी पेपर नहीं निकलता है। कोचिंग का रोल होता है केवल 20 से 30%, 70% आपकी सेल्फ स्टडी होती है। एक भ्रम आपका और दूर कर दूं, बच्चे जब तैयारी के खेल में आते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ बैठा दी जाती है, कोचिंग। कोचिंग से कभी भी आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। मेरा जो मानना है, निजी पर्सनल, हो सकता है मैं गलत हूँ, यहाँ पर आपको कोचिंग नहीं, यहाँ आपको एक मार्गदर्शक चाहिए। आपको एक गाइड चाहिए, और गाइड भी वो जिसने खुद पेपर दिए हो, खुद एग्जाम निकाले हो। कई सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, अरे मैंने प्रीलिम्स पास किया था, प्रीलिम्स के बाद मेंस में हवा भी नहीं आई, इंटरव्यू तक पहुंचा था, सिलेक्शन कभी हुआ नहीं। तो जो सेलेक्ट हुए हैं, आप उन्हीं के टच में रहें, उनसे इनपुट लें, वो आपको एक्चुअल चीज़ें बताएंगे, और आपकी जो अपनी मेहनत है वही आपको सफल बनाने वाली है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है सिलेक्शन लेना, बस सही लोगों के टच में आप लोग रहें। और थैंक यू सो मच। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस, रुड़की।